नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था या प्रीवियस लेक्चर में हमने जो देखा था वो था हमने पढ़ा था प्राचीन भौगोलिक ज्ञान। तो दोस्तों, प्राचीन भौगोलिक ज्ञान में हमने पढ़ा भारतीयों ने क्या क्या भूगोल में योगदान दिया था वो पढ़ा, प्रमुख भारतीय चिंतक थे वो पढ़े हमने, भास्कराचार्य को पढ़ा, वराहमिहिर को पढ़ा, आर्यभट्ट को पढ़ा। तो दोस्तों, अभी हम जो आज की क्लास में आज के लेक्चर में हम देखेंगे वो है हेलेनिक सभ्यता। हेलेनिक सभ्यता किस एरिया में विकसित हुई तो हम उसका ध्यान करेंगे। और उससे पहले हेलेनिक सभ्यता को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दोस्तों, पूरे हेलेनिक जो सभ्यता थी उसका पूरा जो पीरियड है उस हिसाब से हम उसको डिवाइड करें तो उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें जो था सबसे पुराना था वो एनिशिएंट ग्रीक एज था। दोस्तों, इस सभ्यता का टाइम पीरियड पढ़ने के बाद हम ये भी देखेंगे कि हेलेनिक सभ्यता किस एरिया में विकसित हुई और उनके जो भौगोलिक विशेषता है या भौगोलिक क्षेत्र है उनका वो भी हम उसका भी ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हमें एक बेसिक सा आइडिया हो जाए कि हाँ ये वाला पार्ट था, इसमें ये वाले चिंतक हुए और ये पुराना, इससे पुराना जो इतिहास है जिसके बारे में बहुत कम स्रोत है अपने पास जानकारी के, तो वो है एनिशिएंट ग्रीक एज। एनिशिएंट ग्रीक एज है वो 800 बीसी से 600 बीसी के जो समय था उसको एनिशिएंट ग्रीक एज कहा गया। और दोस्तों, एनिशिएंट ग्रीक एज के बाद लेट ग्रीक एज, लेट ग्रीक एज 500 से 300 बीसी। तो ये जो था ये सबसे जो इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ समय था, इसको गोल्डन एरा भी कहा जाता है, गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये वाला पोर्शन है 500 से 300 बीसी वाले में जितनी भी खोजें हुई इनकी और जो भी महान चिंतक थे उन्होंने इस टाइम में अपना योगदान दिया। तो इस वाले समय को हमें याद रख के चलना होगा कि हाँ 500 से 300 वाला जो पीरियड है उसमें जो यूनानियों का योगदान था, ये यूनानियों ने जो भी आविष्कार किए, ये यूनानी जो साम्राज्य था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था, तो पीक पे थी इनके जो भी आविष्कार थे, इनका बहुत अच्छा डेवलप कॉमर्स का सिस्टम था, सब कुछ था। तो दोस्तों, हमें ये याद रख के चलना है कि 500 से 300 बीसी जो टाइम था वो ग्रीक का गोल्डन पीरियड था। और इसके बाद तीसरा जो मेजर पोर्शन है वो है ग्रीक रोमन एज। ग्रीक रोमन एज 300 बीसी से 150 आफ्टर डोमिनी एडी है। तो दोस्तों, एक छोटा सा यहाँ पर भी आप लोगों को डाउट रहता होगा, बीसी और एडी में जो डिफरेंस है वो बीसी बिफोर क्राइस्ट होता है और ये जो है एडी आफ्टर डोमिनी होता है, एना डोमिनी या आफ्टर डोमिनी। तो इसको लिखने का भी थोड़ा सा होता है कि थोड़ा ध्यान रखना होता है हमें कि ये 300 बीसी तो बिफोर क्राइस्ट ये बाद में लिखा जाता है, जैसे एज के बाद में, है ना। और एडी है वो पहले लिखा जाएगा, एडी है वो पहले लिखा जाएगा, एडी पहले लिखा जाएगा और बीसी है वो बाद में लिखा जाएगा, एडी 150 एडी। तो दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो अभी जो 2020 चल रहा है वो है अपना एडी 2020 है, ये अपना एडी है। और एक्चुअल में ये एडी है, ये 150 एडी ने होकर 149 एडी ही है। 149 एडी जो भी अपने बता रहे हैं, एडी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो दोस्तों, आप इजीली शायद समझ पा रहे होंगे। अभी जो 2020 है वो है एडी। तो दोस्तों, इसके साथ ही अब आप अपनी स्क्रीन पर एक मैप देख पाएंगे। तो आप देख पाएंगे उसमें यूनानी बस्तियां हैं, उनका जो विस्तार था वो किस तरह से था। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप उसको 2 मिनट देखिए उस मैप को और फिर आप जो मैं बोलती जा रही हूँ आप उसमें टैली कीजिए। तो आपकी स्क्रीन पर एक मैप आ रहा है, यूनानी बस्तियां, द ग्रीक कॉलोनीज। तो हम देख रहे हैं यूनानी जो बस्तियां थी उनकी लोकेशन देख रहे हैं। यूनानी जो बस्तियां थी वो सारी भूमध्य सागर के आसपास इनका विस्तार था। तो दोस्तों, भूमध्य सागर में छोटे छोटे जो द्वीप हैं उनके साथ साथ जो सागर हैं उनका वर्तमान में हमें नाम पता है, पर उस टाइम उनका नाम अलग अलग था, है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बेलारिक आइसलैंड देख पा रहे हो, और भूमध्य सागर में जो छोटे छोटे द्वीप है जैसे क्रीट द्वीप देख पा रहे हो आप। और यूनान की लोकेशन है, अगर आप उसमें देखना चाहें तो आपको यूनान की लोकेशन नोटिफाई कर सकते हो आप उसमें। जो टर्की है उसके बाद एड्रियाटिक सी का पोर्शन है, उसके बाद यूनान का पोर्शन है। तो यूनान में भी जो एक छोटा सा द्वीप जो कटा हुआ सा है वो है, इसमें स्पार्टा देख पाएंगे आप, शायद छोटा सा लिखा हुआ है, मार्क भी किया हुआ है स्पार्टा। और कोरिंथ देख पा रहे हो आप, कोरिंथ। अच्छा दोस्तों,
ये जो जो अभी आपने देखा स्पार्टा, कोरिंथ, ये वाला जो एरिया है यही यूनानी साम्राज्य यहाँ पर विकसित हुआ था। अच्छा, इन जो भी ग्रीक विद्वान थे इन्होंने जो सबसे ज्यादा काम किया है, ये अपने क्षेत्र के बारे में तो इनको नॉलेज था ही इनका, तो इनका जो था बेलारिक आइसलैंड, सार्डिनिया, कोर्सिका, एड्रियाटिक सागर, और अब एक नाम बार बार आएगा एजियन सागर। एजियन सागर आपको देखने को मिलेगा, जो मिलेटस लिखा हुआ है उसके पास में जो सागर है वो है एजियन सागर। एजियन सागर की लोकेशन आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इस मैप से आप अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही आपको काला सागर भी दिखाई दे रहा होगा। वर्तमान में हम जिसको काला सागर कहते हैं उसका पुराना नाम था युगजियन सागर। युगजियन सागर के जो काला सागर का जो अपर पार्ट है जिसको हम आज अजोव सागर कहते हैं, अजोव सागर का आकार छोटा है, बहुत छोटा है, पर कई विद्वानों ने इसमें भी बहुत गलतियां की थी, तो अजोव सागर को बड़ा बता दिया था, काला सागर से भी बड़ा बता दिया था। और अजोव सागर का जो प्राचीन जो विद्वान है हेरोडोटस, उन्होंने भी इनका वर्णन किया था। तो दोस्तों बेसिकली हमें इस मैप में करना क्या है, इस मैप में हमें नदियों की लोकेशन बतानी है और हमें पता होना चाहिए कि हाँ मिलेटस की ये लोकेशन है, और भूमध्य सागर के आसपास के जो द्वीप हैं उनका हमें पता होना चाहिए। जो छोटे छोटे द्वीप हैं उनका हमें पता होना चाहिए, और जो नदियां हैं डेन्यूब, नीपर, निस्टर, तो इनका भी हमें थोड़ा लोकेशन पता होना चाहिए कि हाँ इन। अब दोस्तों इसमें हमें करना क्या है कि आगे ये फर्स्ट मैप है अपना, ठीक है, पहले इनको थोड़ा कम नॉलेज था, जैसे जैसे विकसित हुई इनकी सभ्यता, अलग अलग विद्वान आएंगे, हिकेटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज सब आएंगे, तो वो अपना अपना मैप बताएंगे। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ आप इनको डिफरेंशिएट कीजिए, जैसे 4 मैप दे दिए आपको, तो आपको उसमें डिफरेंशिएट करना होता है कि हाँ ये हिकेटियस का है, हेरोडोटस का है, तो हमें उनमें डिफरेंस क्या है मैप में, उस हिसाब से हम उनको याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने अच्छे से मैप को स्टडी किया है ऐसा मानते हुए अब हम नेक्स्ट जो अपना है मैप उस पर देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि आपने देखा दोस्तों कि हेलेनिक सभ्यता का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो आपने देख लिया। अभी हम देखते हैं कि इसमें जो प्रमुख विद्वान था वो था होमर। होमर था वो एक बेसिकली एक कवि था और इन्होंने बेसिकली क्या थे कि गाना गा के, जैसे होता है ना, एक तो गद्य होता है एक पद्य होता है, तो ये पद्य कवि थे, जैसे गाने गाकर कविताओं के हिसाब से ये इतिहास का वर्णन करते थे। तो दोस्तों इनका जन्म 8 से 7 बीसी के मध्य हुआ। होमर थे वो क्या जन्म से अंधे थे, तो जन्मांध कवि थे ये। तो होमर का जन्म कहाँ हुआ? लूनिया, टर्की, एशिया माइनर। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक मैप आ रहा है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि होमर जो अपने मैप देख पा रहे हो, आप टर्की का मैप देख पा रहे हो। तो दोस्तों टर्की के मैप में जो अनातोलिया का पठार है वहां पर अपना जो एशिया माइनर, जो वर्तमान का जो अनातोलिया पठार है उसी के आसपास की लोकेशन है वो एशिया माइनर में थी। तो दोस्तों आप टर्की का मैप देख पा रहे हैं। टर्की की कैपिटल है अंकारा, और टर्की के मैप के ऊपर आपको काला सागर, अजोव सागर की लोकेशन भी देखने को मिल रही है। और टर्की के जस्ट उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं अपने उसको, उत्तर पश्चिम में मारमोरा सागर है। मारमोरा सागर को काला सागर से अलग करने वाली संधि है, जो स्टेट है वो है बोस्फोरस स्टेट, जल संधि है बोस्फोरस स्टेट। अब देखिए दोस्तों, बोस्फोरस स्टेट है वो 2 जलीय भागों को तो जोड़ती है और स्थलीय भागों को अलग करती है। तो मारमोरा सागर को काला सागर से जोड़ती है बोस्फोरस स्टेट। तो दोस्तों जो ये है अपनी टर्की के बिल्कुल पास में एजियन सागर भी आपको दिखाई दे रही होगी, एजियन सागर की लोकेशन। तो एजियन सागर यहाँ लिखा हुआ है, और इजमिर पोर्ट की लोकेशन भी आप देख पा रहे होंगे। डार्डेनली स्टेट है, उसके आसपास आपको इजमिर जो क्षेत्र है, इजमिर एक बंदरगाह है, पुराना विकसित बंदरगाह है, उसकी लोकेशन आपको देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ ही आप ग्रीस, छोटे मोटे जो द्वीप हैं वो भी, और खाड़ियां हैं उनको देख पा रहे होंगे। आपको टर्की के आसपास की लोकेशन जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक, ये सब देखने को मिल रही है, सीरिया। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि आपने इसको देखा, एशिया माइनर का मैप देखा, तो आपको एक समझ विकसित करनी है ताकि हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि हाँ जो एशिया माइनर है वो वर्तमान का टर्की वाला एरिया है। तो दोस्तों
बहुत ईजी है, मैंने भी मैप बनाए हैं, अच्छे से अपने हाथों से बनाए, तो मैं आपको बता सकती हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ। और आप भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप इजीली बता पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इजमिर पोर्ट आपने देख लिया, ये अनातोलिया पठार पे एशिया माइनर की लोकेशन देख ली। अब नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इनके जो ग्रंथ थे वो थे इलियड और ओडिसी। इलियड और ओडिसी ये बेसिकली जो कविताएं जो गाते हैं उनके रूप में ही थे। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी मानना है कि इलियड ओडिसी इनकी खुद की रचनाएं नहीं थी। जैसे कि पुरानी कहानियां होती है, गीत काव्य जो भी किंवदंतियां होती है वो सुन सुन के इन्होंने लिखे थे। तो ये नहीं था कि इन्होंने अपने मस्तिष्क में आया और इन्होंने कुछ खोज की लिखा हो, उस हिसाब से नहीं है। ये जो घुमक्कड़ थे और ना सुन सुन के और जो अपने क्षेत्र की कहानियां थी उनको संकलन किया इलियड और ओडिसी नामक दो महाकाव्य में। जैसे रामायण और महाभारत को महाकाव्य कहते हैं, उसी प्रकार इलियड और ओडिसी इनकी दोनों रचनाएं ये महाकाव्य के रूप में है। तो ग्रंथ में से ये महाकाव्य आप है ना यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, नोटिफाई कर सकते हो महाकाव्य सॉरी, ये इलियड ओडिसी क्या थे? महाकाव्य। तो दोस्तों बेसिकली ये जो थे किंवदंतियों पर आधारित थे। और इसमें क्या था? ट्रोजन वार का वर्णन था। ट्रोजन का जो युद्ध था 1280 बीसी से 1180 बीसी में जो ट्रोजन के युद्ध हुए उनका वर्णन था। ट्रोजन के युद्ध बेसिकली किससे रिलेटेड थे कि स्पार्टा का राजकुमार हेलेन की राजकुमारी का, इन दोनों का वर्णन है इसमें ना। तो ट्रोजन वार आप याद रख सकते हो। बेसिकली इलियड ओडिसी की रचना थी, ये याद रखना है अपने को। और उस टाइम क्या था कि बहुत सारे इस प्रकार से प्रचलित था कि पृथ्वी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो इन्होंने क्या माना था? इन्होंने माना था कि जो पृथ्वी है वो खंभों पे टिकी हुई है, पिलर्स पे टिकी हुई है। और जो आकाश है वो स्वर्ग की छत है, ऐसे माना था इन्होंने, स्वर्ग की छत है। तो स्वर्गीय मेहराब माना था आकाश को। और नतोदर शेप में माना था, उत्तर शेप में माना था कि जो पृथ्वी है वो पिलर्स पे टिकी हुई है और उस पे आकाश टिका हुआ है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने माना। तो ये भी इनकी भ्रांति थी, पर उस टाइम क्या था कि लोगों ने मान लिया, कुछ आविष्कार इतने ज्यादा हुए नहीं थे, तो इन्होंने मान लिया कि पिलर्स पे जो आकाश है वो टिका हुआ है। इसी प्रकार इनकी एक और भ्रांति थी कि जो पृथ्वी है वो समुद्री जल द्वारा घिरी हुई है पृथ्वी है जो। तो समुद्री जल द्वारा पृथ्वी को इन्होंने घिरा हुआ बताया। और सूरज के बारे में भी इन्होंने बताया कि सूरज है वो निकलता है और महासागरीय जल में डुबकी लगाता है। इस प्रकार से पूर्व से निकलता है और पश्चिम में जाके महासागरीय जल में डुबकी लगाता है। तो ये भी इनकी धारणा गलत थी। इसी प्रकार से सभी जो तारे हैं, आकाशीय पिंड है, वो सभी क्या करते हैं? पूर्व से निकलते हैं और इसमें पश्चिम में जाके समुद्री जल में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि पूरी जो पृथ्वी है वो महासागरीय जल द्वारा घिरी हुई है। तो ये भी दोस्तों गलत था। आगे आने वाले विज्ञान जो भी विद्वान है वो बताएंगे कि कहाँ क्या बताया, उन्होंने जो बताया वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों बेसिकली आपको ये थोड़ा सा यहाँ याद रखना होता है कि आकाश को स्वर्गीय मेहराब या छत किसने कहा था? तो होमर ने कहा था। और इसके बाद जो इन्होंने इम्पोर्टेंट जो बताया वो था कि इन्होंने दिशाओं का वर्गीकरण किया था, हवाओं के आधार पर दिशाओं का वर्णन किया था। तो इन्होंने बेसिकली 4 दिशाएं बताई थी और दिशाओं के आधार पर हवाओं का वर्गीकरण किया। तो जो उत्तर से आने वाली है वो है बोरा पवन है, उसके आने से आकाश स्वच्छ हो जाता है और ये शीत पवन है। तो हमें याद रखना है कि बोरा बेसिकली एडियाटिक सागर पर चलने वाली बोरा ही पवन है। इन्होंने कहा था बोरस या बोरा भी कह सकते हैं इनको, बोरस या बोरा। तो ये वर्तमान वाली बोरा पवन ही है, एडियाटिक सागर पर चलने वाली। एडियाटिक सागर की लोकेशन को शायद आप देख पा रहे होंगे, तो देख पा रहे होंगे नहीं, आपने देखा होगा उस वाले मैप में, पहले वाले मैप में एडियाटिक सागर को आप अच्छे से देख लिया होगा आपने। उस वाले मैप में जो फर्स्ट मैप था हमने पढ़ा था, कॉलोनियां पढ़ी थी, उसमें ही था ये। तो इटली के इस वाले पास में पोर्शन में है। जैसे इटली का ये वाला मैप है, तो यहाँ पर जो सागर है वो है एड्रियाटिक सी। तो दोस्तों एड्रियाटिक सी को आप देख पा रहे होंगे।
और जो एजियन सागर है वो है जैसे एशिया माइनर का ये वाला पोर्शन है, एशिया माइनर जो बताया था उसके जो पास वाला सागर है वो है एजियन सागर। तो एजियन और एड्रियाटिक में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो आप देख पाए मैप में, आपने पहले देखा होगा जो अपने यूनानी कॉलोनीज पढ़ी थी उसमें आपने देखा था, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जैसे पॉज करके आप उस मैप को वापस से देख सकते हैं। तो डाउनलोड किए वीडियो में ये भी आपकी होती है, बहुत इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो हमने देख लिया एशिया माइनर, देख लिया इजमिर पोर्ट एजियन से ये भी देख लिया था हमने, सब लोकेशन अपने सेट कर ली है। बोरा जो हवा थी वो एडियाटिक सागर के तट पे चलने वाली हवा थी और शीत हवा थी, आकाश से स्वच्छ बनाती है, ठीक है। अभी यूरस उष्ण व सरल हवा थी जो कि पूर्वी हवा थी, और नोटस दक्षिणी हवा थी, तूफानी, आर्द्र और वर्षा कराने वाली थी। तो दोस्तों नोटस में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नोटस है वो जैसे नॉर्थ मत समझ लेना आप नोटस से, नोटस है वो दक्षिणी हवा थी। तो इसके बाद हम देख रहे हैं जेफ्रस तूफानी हवा थी और चिपचिपी ह्यूमस करवाने वाली हवा थी। जेफ्रस तूफानी और चिपचिपी थी और नोटस वर्षा कराने वाली पवन थी। तो आपको इन सबको थोड़ा ध्यान में रखना है, आप इजीली कर पाओगे। अब देखिए दोस्तों होमवर्क को हमने स्टडी किया, इसके बाद हम देखेंगे थेल्स को। थेल्स जिसे थेल्स ऑफ मिलेटस भी कहा जाता है, ये आयोनियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी से संबंधित थे। थेल्स थे जो आयोनियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी से संबंधित थे और थेल्स ने सबसे पहले गणितीय भूगोल में योगदान दिया था। दोस्तों थेल्स ने आधार लाइन, बेस लाइन को मापने की टेक्निक्स दी थी। इन्होंने त्रिकोणमिति पर और कई सारी ज्यामितीय प्रमेयों का भी विकास किया था। तो बेसिकली इन्होंने गणितीय आधार पर और ये कैलकुलेशन करने की इन्होंने कोशिश करी थी। तो दोस्तों गणितीय भूगोल में सर्वाधिक योगदान थेल्स का आता है और इन्होंने पृथ्वी को मापने का प्रयास किया था पर सफल नहीं हो पाए थे, पर प्रथम प्रयास किया था। और कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी को मापने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो श्रेय भी इन्हीं को मिलता है। तो दोस्तों थेल्स ने जो शेप बताई थी पृथ्वी की वो डिस्क या तस्तरी नुमा बताई थी। तो जैसे कि इनकी शेप का एक अलग से मैं आपको बता दूंगी कि इसने ये शेप बताई थी। जैसे अत्रेय ब्राह्मण वाला हमने पढ़ा था, पीछे एक लेक्चर था जिसमें हमने पढ़ा था कि अत्रेय ब्राह्मण ने गोलाकार बताया था पृथ्वी का शेप, गोलाकार या मंडलाकार बताया था। इसी तरह से पाइथागोरस ने भी गोलाकार बताया था, तो स्ट्रेबो ने ओब्लॉक बताया था। तो इन सारी चीजों का एक साथ में अगर संकलन किया हो तो आप इजीली समझ सकते हो, तो आप वहां आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो उसको। तो दोस्तों ये हमने पढ़ लिया, अलग अलग किसी कौन कौन सी शेप बताई थी इसका आपको मिल जाएगा, आपको आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, लेक्चर एंड के बाद आ जाएगा या फिर पहले आ जाएगा, मैं उसको मैनेज कर लूंगी। अच्छा अभी देखिए आप गणितीय भूगोल में योगदान, गणितीय भूगोल में योगदान था थेल्स का, ये हमने पढ़ लिया। थेल्स का और एनेक्सिमेंडर जो इनके शिष्य थे दोनों का गणितीय भूगोल में योगदान था। एनेक्सिमेंडर को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्या इसी लेक्चर में कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। नील नदी डेल्टा का अध्ययन, इन्होंने नील नदी डेल्टा का अध्ययन भी किया था दोस्तों। थेल्स को हमने पढ़ लिया था, थेल्स मिलेटस का निवासी था और गणितीय भूगोल में थेल्स का योगदान था। अब दोस्तों हम पढ़ रहे हैं थेल्स के ही शिष्य एनेक्सिमेंडर को। तो थेल्स और एनेक्सिमेंडर ने मिलकर गणितीय भूगोल में काम किया था। तो अब हम देख रहे हैं एनेक्सिमेंडर को। थेल्स को ब्रह्मांड विज्ञानी के रूप में भी स्मरण किया जाता है थेल्स को। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। बेसिकली थेल्स को उसके गणितीय परंपरा की शुरुआत ही थेल्स ने करी थी यूनानियों में। बेस लाइन, त्रिकोणमिति, ज्यामितीय जो भी प्रमेय थी बेसिक, उनका सबका और योगदान उसके लिए थेल्स को दिया जाता है। थेल्स के शिष्य थे एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेंडर भी मिलेटस के निवासी थे, थेल्स के शिष्य थे। इनकी बुक थी ऑन नेचर अराउंड द अर्थ। इनका जन्म हुआ था 610 से 346 बीसी के मध्य। तो एनेक्सिमेंडर को पढ़ रहे हैं हम। एनेक्सिमेंडर ने सबसे ज्यादा जो एनेक्सिमेंडर का जो योगदान है वो नोमोन यंत्र के आविष्कार को लेकर है। नोमोन यंत्र आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नोमोन यंत्र जिसको बेबीलोनियन यंत्र भी कहा जाता है। नोमोन यंत्र सूर्य की छाया से समय का पता लगाने का यंत्र है बेसिकली। तो जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि मध्याह्न के समय सूर्य से जो बनने वाली छाया है वो सबसे छोटी होती है।
दिन सुबह के समय और शाम के समय छाया है वो लंबी बनेगी, और दोपहर के समय मध्याह्न के समय छाया है वो सबसे छोटी होती है। तो नोमोन यंत्र है उससे समय का पता लगाया जाता था प्राचीन टाइम में। तो इन्होंने थेल्स के साथ मिलकर गणितीय भूगोल में योगदान दिया, इसलिए इनको गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है। गणितीय भूगोल का संस्थापक, फाउंडर इनको कहा जाता है, एनेक्सिमेंडर को। तो दोस्तों अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया था। तो अगर आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। तो फिर भी अब यहाँ अपने एनेक्सिमेंडर की बात कर रहे हैं, तो एनेक्सिमेंडर ने ज्ञात विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था। तो ये विश्व के प्रथम मानचित्रकार भी कहलाते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि विश्व के प्रथम मानचित्रकार कौन सी सभ्यता कहलाती है, तो वो है सुमेरियन। तो आंसर तो मैंने दे दिया है, सुमेरियन। तो चलिए, एनेक्सिमेंडर को भी विश्व का प्रथम मानचित्रकार कहते हैं। ज्ञात विश्व का प्रथम मानचित्रकार बनाने वाले जो थे वो थे एनेक्सिमेंडर, मानचित्रकार या कार्टोग्राफर। तो दोस्तों एनेक्सिमेंडर के मैप में आप देखेंगे तो पाएंगे कि इन्होंने जो वर्णन किया है, ईस्टर नदी, एटलस पर्वत, नील नदी, इन सब का आप लोकेशन देख सकते हो। और एनेक्सिमेंडर का विश्व मानचित्र है वो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, एनेक्सिमेंडर का विश्व मानचित्र। तो जितना भी ज्ञात विश्व था इन्होंने क्या किया, एनेक्सिमेंडर ने उसको एक मैप पे बनाने की कोशिश करी। तो जितना भी इनकी समझ के अनुसार इन्होंने बनाया, तो सिंधु नदी को दिखाया, इसका मतलब इनको भारत का भी नॉलेज था। कैस्पियन सागर को भी दिखाया, और लीबिया, अफ्रीका था, उसको पहले लीबिया कहते थे, इनको अफ्रीका नाम एग्जैक्ट बाद में आया था। तो लीबिया, एशिया, यूरोप महाद्वीप को सबसे बड़ा दिखाया। एक तो ये इनकी जो मिस्टेक थी वो थी। और जो विश्व था उसको तीन पोर्शन में बांटा, यूरोप, लीबिया और एशिया। दजला फरात नदी की लोकेशन दिखा रखी है इसमें। और कैस्पियन सागर देख पा रहे होंगे आप। कैस्पियन सागर को लेकर आगे कई सारे विद्वानों में मतभेद रहेंगे। साथ ही एटलस पर्वत की लोकेशन भी सही नहीं है इसमें। ईस्टर, डैन्यूब नदी और कई सारी नदियां दिखा रखी है। तो आपको एक बेसिक इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये एनेक्सिमेंडर का मैप है। तो दोस्तों एनेक्सिमेंडर के मैप में आप देख पाए, आप प्रमुख जो लोकेशन है उनको देख पाए, लीबिया, एशिया, प्रमुख 3 ही महाद्वीप थे। और जो नदियां हैं, जैसे बेसिकली इन्होंने सिंधु नदी के बारे में बताया था और डैन्यूब नदी के बारे में बताया था, तो इसको आप देख पाओ। अब दोस्तों नेक्स्ट अपने चलते हैं पाइथागोरस पे। पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी है हमने। पाइथागोरस का गणित में बहुत ज्यादा योगदान है, पर यहाँ भी इन्होंने ग्लोब की परिकल्पना दी थी और सर्वप्रथम इन्होंने ही पृथ्वी को गोलाकार बताया था। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार किसने बताया, तो पाइथागोरस ने बताया। और इन्होंने भी पृथ्वी को ब्रह्मांड के बीच में बताया था। तो दोस्तों पाइथागोरस का भी थोड़ा सा वर्णन अपने यहाँ देख लिया है। बेसिकली ये गणितज्ञ थे, पर इनको ये आकृति इन्होंने बताई, आकार बताया, इसलिए इनको यहाँ हमने शामिल किया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। आप मैप्स को देख के एंजॉय कर रहे होंगे, चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे, इसीलिए आपको बार बार आपकी स्क्रीन पर मैप दिखाए जा रहे हैं, ताकि आप इन चीजों को अपने माइंड में सेट कर पाए कि हाँ एनेक्सिमेंडर का ये मैप है। और अब अपने चलते हैं, थेल्स को पढ़ लिया, एनेक्सिमेंडर को पढ़ लिया, पाइथागोरस को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हिकेटियस को। हिकेटियस भी मिलेटस के निवासी थे। अभी हम मिलेटस के ही, जो यूनान में मिलेटस एक इम्पोर्टेंट लोकेशन थी जो अपने फर्स्ट मैप में ही देख पाए थे। जो अपन ने यूनानी कॉलोनीज पढ़ी थी उनमें हमने देख ली थी। तो आपने मिलेटस की लोकेशन को आप अच्छे से करके रखें सेट कि हाँ ये मिलेटस है। तो दोस्तों हिकेटियस भी मिलेटस के निवासी थे। इनका जन्म हुआ था 550 बीसी में और ये अग्रज यूनानी भूगोलवेता थे। अग्रज का मतलब होता है पायोनियर। तो हिंदी में क्या होता है, कई बार शब्द है वो अलग अलग होते हैं ना। हिंदी में तो पर्यायवाची भी आ सकता है, यहाँ पर कोई भी शब्द आ सकता है, पर इंग्लिश में सिर्फ इसके लिए एक ही शब्द है पायोनियर। तो आप पायोनियर याद रखिए। पायोनियर किसे कहा जाता है, तो ये थे हिकेटियस। हिकेटियस थे वो यूनानी गद्य के प्रथम लेखक थे। यूनानी जो गद्य का मतलब प्रोज मतलब जो ना पद्य तो होता है गानों के रूप में, कविताओं के रूप में, दोहों के रूप में, और गद्य का मतलब होता है शब्दार्थ, जो पैराग्राफ होते हैं ना अपने शब्दों के रूप में, न कि कोई गाने के रूप में, ऐसे नहीं था। तो ये प्रोज के पहले थे। और हमने पढ़ा था होमर था, वो क्या था, पद्य का जो प्रथम था वो होमर था। होमर से हमने स्टार्ट किए थे यूनानी पढ़ने। तो यूनानी गद्य के प्रथम लेखक थे। और दोस्तों
हिकेटियस के जो दो बुक हैं बेसिकली वो है जेस पीरियोडस और पेरिपेलस या पेरिप्लस। तो दोस्तों हिकेटियस था, उसको इतना खुद का उसका नहीं था, कहीं उसकी खोज यात्राएं और नहीं थी। उसका काम क्या था कि बाहर से जो भी व्यापारी लोग आते थे तो वो उनसे जानकारियां लेता था और उस आधार पे इन्होंने अपना मैप दिया था। तो दोस्तों हिकेटियस की जो बुक है जेस पीरियोडस, उसका इंग्लिश जो अनुवाद है, जो इंग्लिश में उसका अर्थ है वो है ट्रेवल्स राउंड द अर्थ। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, जेस पीरियोडस भी आ सकता है और ट्रेवल्स राउंड द अर्थ भी आ सकता है। और इन्होंने क्या किया था, विश्व का पहला क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया था, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा गया। तो दोस्तों आगे अपने और भी आएंगे, भूगोल का पिता है वो अपने इरेटोस्थनीज को भी कहा जाता है। ज्योग्राफी का उन्होंने बुक लिखी थी, ज्योग्राफी शब्द दिया था, पर सबसे पहले क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने के लिए इन्हें ही भूगोल का पिता कहा जाता है। अब देखिए सब ये जो इतने पहले हमने विद्वान पढ़े, इनमें से कोई मानचित्रकार था, राजनीतिज्ञ भी थे, कुछ तो राजनीतिज्ञ भी थे, अर्थशास्त्री थे, खगोलज्ञ थे, पर सबसे पहले इन्होंने क्रमबद्ध एक व्यवस्था बनाई इन्होंने कि हाँ जो भी प्राचीन जो भी ग्रंथ थे पीछे के, इनसे पहले के, या फिर इनको जो भी सूचनाएं मिली उनको व्यवस्थित रूप में इन्होंने जमाया, इसलिए इनको भूगोल का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों जेस पीरियोडस में पृथ्वी का वर्णन है, बेसिकली जेस पीरियोडस में पृथ्वी के विभिन्न भागों का वर्णन है। जेस पीरियोडस में पृथ्वी के विभिन्न भागों का वर्णन है। और पेरिप्लस है, इनकी जो दूसरी बुक है वो कहलाती है तटीय सर्वेक्षण। जेस पीरियोडस में पृथ्वी का वर्णन है और पेरिप्लस जो इनकी दूसरी बुक है उसमें तटीय सर्वेक्षण है, और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है ए पॉइंट टू पॉइंट कोस्टल स्टडी, तटीय सर्वेक्षण। और दूसरी बात ये दोस्तों कि ये अंग्रेज भूगोलवेता थे, इन्होंने प्रादेशिक भूगोल की नींव रखी। इन्होंने भी अपने मैप में जो डिफाइन किया, इन्होंने जिन स्थानों को दिया वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आप अपने स्क्रीन पे देखिए। इन्होंने पृथ्वी को महासागर से घिरा हुआ माना। इन्होंने माना कि पूरी पृथ्वी है वो समुद्र है, उसके चारों ओर वो बीच में है, पृथ्वी के चारों ओर महासागर है, जल ही जल है। और इन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, जैसे कि आज के टाइम हम महाद्वीप मानते हैं, तो उस तरह से इन्होंने 3 भागों में पृथ्वी को बांटा। यूरोप महाद्वीप को सबसे बड़ा बताया और एशिया और लीबिया को यूरोप से छोटे बताए, आधे से भी कम आकार के बताए। और दोस्तों हिकेटियस के मैप में हम साफ साफ लोकेट कर पाएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ये थी कि होमर और जो हेरोडोटस थे उनके कामों में काफी सारी समानता मिलेगी आपको, पर हिकेटियस ने सबसे पहले जो था वो नील नदी का वर्णन बहुत अच्छे से किया था। हेरोडोटस के मैप में आपको बहुत सारी गलतियां मिलेगी, पर हिकेटियस के मैप में एटलीस्ट ये गलती नहीं थी कि इन्होंने नील नदी का जो वर्णन किया है वो बिल्कुल सही किया है। नील नदी का डेल्टा भी इन्होंने बताया, भूमध्य सागर में बताया। और इन्होंने जो एक गलती करी वो ये थी कि कैस्पियन सागर है उसको, जो विश्व महासागर था, जो पृथ्वी को चारों ओर से जल से घेरे हुए था, उसकी एक भुजा बताई। तो ये इन्होंने थोड़ी गलती करी, क्योंकि आज हम जानते हैं कि कैस्पियन सागर है वो विश्व सागर की भुजा न होकर एक आंतरिक सागर है। इसी प्रकार इन्होंने काला सागर और अजोव सागर है, इनका आकार भी सही बताया। हेरोडोटस यहाँ भी गलती करेगा, तो आपको इनके मैप में एक बेसिक डिफरेंस करना है कि हाँ ये हेरोडोटस से कैसे अलग है, तो आपको वो साफ साफ पता चल जाएगा अगर आप दोनों मैप को साथ में रखकर देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे हेरोडोटस का मैप भी। पर अभी यहाँ हम फोकस ये करके देख रहे हैं कि इन्होंने काला सागर और अजोव सागर का आकार बिल्कुल सही बताया है। डैन्यूब नदी है, आप देख पा रहे हैं डैन्यूब नदी है, उसकी लोकेशन, डैन्यूब नदी को ईस्टर नदी भी कहते हैं, तो जो कि इसका पुराना नाम था ईस्टर। तो डैन्यूब, निस्टर, इन सभी की लोकेशन बिल्कुल सही दिखाई है। कैस्पियन सागर को महासागर की भुजा माना, ये गलत हो गया था थोड़ा सा। और इसके बाद इन्होंने जो भूमध्य सागर की जो द्वीप है उनकी भी लोकेशन सही दिखाई है। क्रीट द्वीप आप देख पा रहे हैं, और सार्डिनिया द्वीप देख पा रहे हैं, कोर्सिस का द्वीप देख पा रहे हैं, साइप्रस द्वीप भी देख पा रहे हैं, तो इनकी लोकेशन सही थी। दजला और फरात नदियों की लोकेशन भी सही थी। पर्शियन खाड़ी को दिखाया,
अरब खाड़ी को दिखाया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हिकेटिस का मैप था वो सही अर्थ में देखें तो लोकेशन वाइज सही था। बाकी जो ये था इनका मानना कि पूरी पृथ्वी है वो जल से घिरी हुई है, ये थोड़ा सा गलत हो गया था। बाकी लोकेशन वाइज ऐसे कुछ गलत नहीं था कि हाँ नील नदी को उत्तर दक्षिण की बजाय पूर्व से पश्चिम दिखा दिया, ऐसा इन्होंने नहीं किया था। इनको जानकारी बहुत थी पर इन्होंने अपने मैप में कम चीजों को दिखाया, ये ऐसा हम कह सकते हैं। और हम देख चुके हैं कि इनके जो दोनों बुक थी जेस पीरियोडिस जिसमें विश्व का व्यवस्थित वर्णन किया, ये पहले प्रकाशित हुई और इसके बाद इन्होंने तटीय सर्वेक्षण नाम से एक अपनी बुक और प्रकाशित करी। तो देख लीजिए दोस्तों, मैप को अच्छे से देख पाइए आप, इसका एक एनालिटिक व्यू आपके सामने रख दिया है मैंने और आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये जो पुराने नाम है जैसे कैस्पियन सागर को हर्सिनियन सागर कहा जाता था, तो आप इसका भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और इन्होंने अफ्रीका का भी अच्छा वर्णन किया था, हिकेटिस ने अफ्रीका का अच्छा वर्णन किया था, आप ये देख पाएंगे क्योंकि इन्होंने नील नदी का बहुत अच्छा मैप है वो बनाया था। पून जो इटली नदी है, इटली में जो पून नदी है उसको इन्होंने स्तरी कहा था। तो दोस्तों हम थोड़ा सा अगर पून नदी के बारे में देखें तो हम देख पाएंगे कि आप देख पा रहे होंगे इटली का मैप भी इसमें है, पर इटली में और ज्यादा वर्णन नहीं करके इन्होंने सिर्फ पून नदी का ही वर्णन किया था। इटली की कोई ज्यादा भौगोलिक विशेषताएं वगैरह इन्होंने नहीं बताई थी। और सिंधु नदी के तट तक का भी इनको नॉलेज था। और भारत में और ज्यादा इन्होंने कुछ वर्णन नहीं किया, पर सिंधु नदी को उन्होंने सही दिखाया था। सिंधु नदी के आसपास में कुछ जनजातियां थी उनको भी वर्णन किया था। और दोस्तों हम देखें मैप को हमने देख लिया अच्छे से, अब हम देखें कि सिंधु नदी का भी इन्होंने वर्णन किया हिकेटियस ने। और आगे जो हेरोडोटस है उन्होंने भी लगभग इन्हीं के काम को कॉपी किया था, लगभग जो लोकेशंस है वो इन्हीं के, पर कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया, कुछ गलत चीजें भी ऐड करी और कुछ इनके वाली सुधारी भी। तो दोस्तों हमने देखा हिकेटिस और एनेक्सिमेंडर के मैप देख लिए हमने, आगे और भी मैप देखेंगे हम। तो अगर आप चाहें तो आप इनको बना सकते हैं, वरना इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से नोट्स के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इनको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं इनका। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो रोमन अपने जो और वैज्ञानिक हैं उनका अपने वर्णन करेंगे। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़िए, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, हैव ए नाइस डे।